बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ भी शेष न रहा था। पर दूध शायद अभी बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 से रुपए अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक अफसर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन्हीं 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वेदक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बधुआ बड़े जोरों से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी गांव में उनका सम्मान था। दशहरे के दिनों में भी वह बड़े उल्लास से रामलीला होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का हिस्सा लेते। गौरीपुर में रामलीला के जन्मदाता वही थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलकर जुलकर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं था कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह नहीं हो, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उसका बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज भेरी, झाड़ू, फूनस, मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भाग्य पदार्थ हैं, सभी उसके यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चरित्र, प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सभी जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर करके कर दिए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज जब सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ थोड़ा समेट लिया। चौथी लड़की आनंदी थी। वह अपनी सभी बहनों से रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह भी उसे बहुत प्यार करते। सुंदर संतान को कदाचित अपने माता पिता से अधिक चाहते ही हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो ये चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, ना ही यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा।
जिस टीम टास्क की उसे बचपन से ही आदत थी वो यहाँ नाम मात्र भी न थी। हाथी घोड़ों का तो क्या ही कहना, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर जो अपने साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। एक सीधा साधा गृहस्थी जीवन ही था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसे विलास का सामान कभी देखा ही नहीं। अगली कहानी आप अगले भाग में सुनिए। ये यहीं तक प्रस्तुत है। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आनंदी के आगे की जिंदगी और उसने कैसे अपने रिश्तों को संभाला, समेटा, सब आपको अगली कहानी में सुनना। बड़े घर की बेटी, ये था भाग 1।